नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मिस्टिक पीडिया में। तैयार हो जाओ क्योंकि हम जा रहे हैं एक रोमांचक भरे सफर पर प्राचीन रहस्यों के क्षेत्र में। अगले कुछ सेकंड्स में हम 10 प्राचीन रहस्यों को खोल रहे हैं जिन्होंने सदियों से लोगों को हैरान किया है। कमर कस लें क्योंकि क्या होगा, आप अज्ञात की यात्रा के गवाह बनने जा रहे हैं जहां इतिहास असाधारण से मिलता है। बने रहें और उत्साह से भरपूर हो जाएं। नंबर 1, थोनिस हेराक्लियन। थोनिस हेराक्लियन, जिसे हेराक्लियन के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन मिस्री शहर था जो नाइल नदी के मुहाने के पास स्थित था, जो अब्बू कीर बे, मिस्र के तट से बाहर मेडिटेरेनियन सागर में था। यह शहर फारौनिक काल के अंत और प्टोलेमेइक काल की शुरुआत में एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापार केंद्र था। थोनिस हेराक्लियन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऐतिहासिक महत्व। थोनिस हेराक्लियन मिस्र के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण शहरों में से एक था, जो मेडिटेरेनियन और नाइल के बीच व्यापार के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता था। इसने व्यापारिक मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व था। पुनर्जागरूकरण। यह शहर सैकड़ों वर्षों से मेडिटेरेनियन सागर में डूब गया था और इसके अस्तित्व की जानकारी केवल प्राचीन लेखों और ऐतिहासिक विवरणों के माध्यम से ही थी। 2000 के दशक की शुरुआत में जल संग्रहालयज फ्रैंक गोडियो और उनकी टीम ने डूबे हुए शहर की खोज की, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में लाया गया। डूबा हुआ शहर। थोनिस हेराक्लियन भूमि के अस्थिर के कारण, बढ़ते हुए समुद्र स्तरों और संभावना है कि भूकंप के कारण डूब गया। इसके डूबने के असली कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। आर्कियोलॉजिकल खुदाई। थोनिस हेराक्लियन में जल संग्रहालयज ने मूर्तियों, स्फिंक्सेस, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, मंदिरों और इमारतों के अवशेषों सहित सुरक्षित कला की देखभाल की। ये प्राप्तियां शहर के इतिहास, सांस्कृतिक और प्राचीन व्यापार में नई दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। थोनिस हेराक्लियन मिस्री देवताओं और ग्रीक नायक हेरक्यूलिस की पूजा में समर्पित था। इस शहर में विभिन्न नायकों की पूजा के लिए मंदिर और धार्मिक संरचनाएं थीं। थोनिस हेराक्लियन की खोज ने हमें प्राचीन मिस्री इतिहास और उसके मेडिटेरेनियन साथी संस्कृतियों के साथ के संवाद की समृद्धि में साथीकृत किया है। जल स्थल से पुनर्प्राप्त की गई कला संग्रहित करके यह एक समय भूला गया शहर के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने में योगदान करती है। नंबर 2, जार का मैदान। जार का मैदान एक पुरातात्विक स्थल है जो लाओस के शियंगखुआंग प्लेटो में स्थित है। इस स्थल की पहचान हजारों बड़े पत्थर के जारों के लिए होती है, जो लैंडस्केप में छिड़े हुए हैं और छोटे से लेकर विशाल तक के होते हैं, जिनमें कुछ 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जार के मैदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। रहस्यमय पत्थर के जार। इस स्थल की मुख्य विशेषता बड़े पत्थर के जार हैं, जिन्हें प्राचीन श्राद्धा कलश माना जाता है। इन जारों को विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बनाया गया है, जैसे कि सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। इन जारों का उपयोग और उनकी उत्पत्ति एक रहस्य है और उनके उपयोग के बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं। आर्कियोलॉजिकल महत्व। जार का मैदान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यह दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। जार को लोहे की युग का मानते हैं, जिसका अनुमान 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच का है। सांस्कृतिक महत्व। जार के मैदान के आसपास स्थित स्थानिक किस्से और लोक कथाएं भिन्न हैं और क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों की अपनी अर्थात और पत्थर के जार की उत्पत्ति के बारे में कहानियां हैं। कुछ किस्से बड़ों या किसी कल्पित नायक से जुड़े होते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जार के मैदान को इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थिति के लिए नामांकित किया गया है। हालांकि साइट को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वियतनाम युद्ध काल के गैर विस्फोटित अयुद्ध के अवशेष भी शामिल हैं, जिसने अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है। चल रहे अनुसंधान। जार के मैदान में पुरातत्व अनुसंधान और उत्खनन से इन रहस्यमय कलाकृतियों के इतिहास और उद्देश्य के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो रही है। शोधकर्ताओं का लक्ष्य सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति रिवाजों और पत्थर के घड़े बनाने वाले लोगों को समझना है। जार का मैदान एक रहस्यमय और रोमांचक स्थल है, जो इन प्राचीन पत्थर के जारों और उनके सांस्कृतिक संदर्भ के चारों ओर के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करने के लिए
अर्थशास्त्री, इतिहासकारों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। नंबर 3, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा एक विशाल चूना पत्थर की मूर्ति है जिसमें एक शेर के शरीर और एक फिरौन के सिर है। कई विद्वानों का मानना है कि यह फिरौन खफरे का प्रतिनिधित्व करता है। यह मिस्र के कायरो के पास नील नदी के पश्चिमी तट पर गीजा पठार पर स्थित है। स्फिंक्स एक परिसर का हिस्सा है जिसमें खफरे और मैनक्योर के पिरामिड शामिल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य और बातें जो स्फिंक्स के बारे में हैं। निर्माण की मुख्य तारीख। स्फिंक्स के निर्माण की सही तारीख अनिश्चित है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है इसे पुराने साम्राज्य की 4वीं शताब्दी के दौरान फिरौन के शासनकाल में बनाया गया था, लगभग 2500 ईसा पूर्व। उद्देश्य और प्रतीकता। स्फिंक्स का उद्देश्य इतिहासकारों और पुरातात्वज्ञों के बीच विवाद का विषय है। आमतौर पर यह संकेतमय और सुरक्षात्मक कार्य करता था, पिरामिडों की रक्षा करता था और राजा की शक्ति का प्रतीक था। सामग्री और आयाम। स्फिंक्स को एक ही चूना पत्थर की चट्टान से बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 73 मीटर 240 फीट और ऊंचाई 20 मीटर 66 फीट है। चेहरा लगभग 4 मीटर 13 फीट चौड़ा है। गायब नाक। स्फिंक्स की नाक प्रसिद्ध रूप से गायब है, जिसके बारे में आमतौर पर माना जाता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में मिस्र में फ्रांसीसी अभियान के दौरान इसे तोड़ दिया गया था। हालांकि कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि यह पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, संभवतः मध्य युग के दौरान। पिरामिड्स के साथ समरूपता। स्फिंक्स पिरामिड के साथ मेल खाती है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि इस संरेखण का खगोलीय या धार्मिक महत्व रहा होगा, लेकिन सटीक उद्देश्य अनिश्चित है। पुनर्निर्माण और संरक्षण। वर्षों के बीतने पर स्फिंक्स को विभिन्न पुनर्निर्माण प्रयासों से गुजरना पड़ा है। हवा और पर्यावरण के कारण कटाव की समस्या हो गई है और इसे सर्वमान्य बनाए रखने के लिए पुनर्निर्माण कार्य किया गया है। गीजा का महान स्फिंक्स आकर्षण और साजिश का स्रोत बना हुआ है, जो दुनिया भर से पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। इसकी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद इसके निर्माण और उद्देश्य से जुड़े कई रहस्य और प्रश्न अनुत्तरित हैं। नंबर 4, नाज़का लाइन्स। नाज़का लाइन्स दक्षिणी पेरू के नाज़का रेगिस्तान में स्थित प्राचीन जियोग्लिफ्स का एक समूह है। शुष्क पठार में उकेरे गए ये विशाल डिजाइन लगभग 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। नाज़का रेखाएं नाज़का रेगिस्तान की सतह को ढकने वाले लाल भूरे लौ ऑक्साइड लेपित कंकड़ को हटाकर और नीचे हल्के रंग की पृथ्वी को प्रकट करके बनाई गई थीं। नाज़का लाइन्स की मुख्य विशेषताएं। विविध जियोग्लिफ्स। नाज़का लाइन्स में विभिन्न जियोमेट्रिक आकृतियों के साथ साथ पशु, पौधों और मानव आकृतियों की जटिल डिजाइन शामिल हैं। कुछ प्रसिद्ध आकृतियों में एक बंदर, एक हमिंगबर्ड, एक मकड़ी और एक गिद्ध शामिल हैं। विशाल मात्रा। ये रेखाएं आकार में विभिन्न हैं, जिनमें कुछ सैकड़ों मीटर तक फैली हुई हैं। सबसे बड़ी जियोग्लिफ्स की लंबाई 200 मीटर 660 फीट से अधिक है। निर्माण तकनीक। नाज़का लोगों ने संभवतः 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच की रेखाएं बनाई। डिजाइन पुराने लोह ऑक्साइड लेपित कंकड़ को हटाकर बनाए गए थे, जिससे नीचे हल्के रंग की पृथ्वी दिखाई दे रही थी। क्षेत्र की शुष्क जलवायु के कारण लाइनें समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उद्देश्य और व्याख्याएं। नाज़का लाइन्स का उद्देश्य शोधकर्ताओं के बीच बहस का विषय बना हुआ है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि उनका उपयोग खगोलीय या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, जबकि अन्य का सुझाव है कि वे एक विस्तृत सिंचाई प्रणाली के रूप में काम करते थे या जल उर्वरता से संबंधित अनुष्ठानों का हिस्सा थे। नाज़का लाइन्स का असली इरादा अनिश्चित बना हुआ है। ऊपर से देखना। नाज़का लाइन्स की सराहना करने का सबसे अच्छा तरीका हवा से है। डिजाइनों को जमीन से पहचानना मुश्किल होता है और ऊंचे परिप्रेक्ष्य से देखने पर उनका वास्तविक पैमाना और जटिलता स्पष्ट हो जाती है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। नाज़का लाइन्स को उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए 1994 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। नाज़का लाइन्स के आसपास का रहस्य शोधकर्ताओं, पुरातत्वविदों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। हालांकि उनकी रचना के पीछे का उद्देश्य अस्पष्ट है, वे प्राचीन नाज़का लोगों की इंजीनियरिंग और कलात्मक कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। नंबर 5, पैराकास कैंडेलब्रा। पैराकास कैंडेलब्रा, जिसे एंडीज के कैंडेलब्रा के रूप में भी जाना जाता है,
पेरू में पैराकास प्रायद्वीप पर पिस्को खाड़ी में स्थित एक बड़ा जियोग्लिफ जमीन पर निर्मित एक डिजाइन या रूपांकन है। पैराकास कैंडेलब्रा के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। स्थान: जियोग्लिफ नॉर्दर्न फेस पर बनाया गया है, प्रशांत महासागर की दिशा में। यह पेनिनसुला की रेतीली पहाड़ियों में बनाया गया है। डिजाइन और आयाम: पैराकास कैंडेलब्रा एक बड़ा और जटिल डिजाइन है जो त्रिशूल या 3 आयामी कैंडलस्टिक जैसा दिखता है। इसकी लंबाई लगभग 180 मीटर 600 फीट है और इसे काफी दूरी से देखा जा सकता है। उद्देश्य और व्याख्याएं: पैराकास कैंडेलब्रा का उद्देश्य अटकलों का विषय बना हुआ है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि यह नाविकों के लिए नौवहन सहायता, स्थानीय पैराकास संस्कृति का प्रतीक या यहां तक कि एक खगोलीय कैलेंडर के रूप में भी काम कर सकता था। हालांकि इसका असली उद्देश्य अभी भी अनिश्चित है। निर्माण विधि: जियोग्लिफ को सतह से लाल भूरे रंग के लौह ऑक्साइड से ढके चट्टानों को हटाकर बनाया गया था, जिससे नीचे हल्के रंग की पृथ्वी दिखाई दे रही थी। रेखाएं उथली हैं और रंग में विरोधाभास से उनकी दृश्यता बढ़ जाती है। नाज़का लाइंस के साथ संबंध: पैराकास कैंडेलब्रा अक्सर नाज़का लाइंस से जुड़ा होता है, जो नाज़का रेगिस्तान में नाज़का संस्कृति द्वारा बनाई गई प्राचीन जियोग्लिफ की एक श्रृंखला है। पैराकास कैंडेलब्रा और नाज़का लाइंस दोनों एक ही क्षेत्र साझा करते हैं और प्राचीन पेरू सभ्यताओं के आसपास के रहस्य और साजिश में योगदान दिया है। पाराकस कैंडेलब्रा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है जो अनुसंधानकर्ताओं और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। विभिन्न सिद्धांतों के बावजूद इसके उत्पत्ति, उद्देश्य और सांस्कृतिक महत्व के बारे में कई प्रश्न और रहस्य अब भी उत्तरित नहीं हैं। नंबर 6, सैक्सेहुमान पेरू में कुछ दूर कुज्को से बाहर एक स्थान है जिसे सैक्सेहुमान किला कहा जाता है, जो 1400 के दशक में इंका साम्राज्य द्वारा मेहनत से बनाया गया था। इसकी तरह माचू पिचू इंका मजदूरों ने बड़ी चट्टानों को हटाया, जिनमें से कुछ का वजन 125 टन या इससे भी ज्यादा था। इससे पहले राजमिस्त्री केवल कांस्य और पत्थर के उपकरणों का उपयोग करके उन्हें काटते थे और मोर्टार के बिना उन्हें एक साथ फिट करते थे। हालांकि स्पेनिश उपनिवेशवादी ने स्थल के अधिकांश को नष्ट कर दिया था, सैक्सेहुमान बड़े भूकंपों और समय के अन्य विनाशों के बावजूद यह संरचनात्मक रूप से पूरी तरह से मजबूत है। नंबर 7, क्लियोपेट्रा का मकबरा। प्राचीन शासक के रूप में क्लियोपेट्रा 7 के बारे में बहुत कुछ ज्ञात है, जो इजिप्ट की आखिरी रानी कहलाई जाती थी। उन्होंने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों के साथ संबंध बनाए थे और बाद में 30 ईसा पूर्व में एक्टियम के युद्ध में हार के बाद आत्महत्या कर ली थी। हालांकि एंटनी और उनकी कब्र का स्थान, जिसमें यह कहा जाता है कि वे एक साथ दफनाए गए थे, एक पूर्ण रहस्य है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अलेक्जेंड्रिया उनकी राजधानी और समय के एक सांस्कृतिक केंद्र थी, जो 365 ईसा पूर्व में एक सुनामी के कारण हो गया। दूसरे शोधकर्ताएं नील डेल्टा में कहीं और संभावना है कि एक ओसिरिस और इसिस के मंदिर में हो सकता है, जो उन देवताओं से संबंधित थे जिनके साथ क्लियोपेट्रा और एंटनी को क्रमशः जोड़ा गया था। क्लियोपेट्रा के अलावा अन्य कई प्रसिद्ध खोए हुए मकबरा में सिकंदर महान और गेंगिस खान शामिल हैं। नंबर 8, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे विल्फ्रेड वॉयनिच ने 1912 में खरीदा था, सदियों से विद्वानों को हैरान कर रहा है। इसमें लगभग 240 पृष्ठ हैं, जिनमें एक अज्ञात लिपिका और वन्य चित्रों का संग्रहण है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद मैन्यूस्क्रिप्ट की भाषा और उद्देश्य अब भी सुलझाए जाने का पर्याप्त नहीं है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसका निर्माण 15वीं सदी के शुरुआती दशकों के बीच, विशेषकर 1404 से 1438 तक हुआ था, लेकिन लेखक की पहचान अज्ञात है और थियोरिज रॉजर बैकन से लेकर लियोनार्डो डा विंची तक विभिन्न है। जनवरी 2022 में वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट येल विश्वविद्यालय की बाइनेक रेयर बुक और मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में संजीवनी रहा है। क्रिप्टोग्राफी और भाषा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अनसुलझा रहस्य है। नंबर 9, योनागुनी स्मारक। योनागुनी स्मारक एक जलमग्न चट्टान संरचना है जो योनागुनी के तट के पास स्थित है, जो जापान में रयूकु द्वीप का सबसे पश्चिमी द्वीप है। 1980 के दशक के अंत में स्थानीय गोताखोरों द्वारा खोजे गए इस स्मारक में बड़ी सपाट चट्टानें और संरचनाएं हैं जो संरचित तरीके से व्यवस्थित प्रतीत होती हैं। योनागुनी स्मारक की कुछ विशेषताओं में छतें, सीढ़ियां, स्तंभ और एक बड़ा पत्थर का मेहराब प्रतीत होता है।
योनागुनी स्मारक की उत्पत्ति और प्रकृति बहस का विषय है। कुछ शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का तर्क है कि संरचनाएं पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, जो हजारों वर्षों से कटाव और टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा बनाई गई हैं। दूसरों का मानना है कि संरचनाओं को पानी के नीचे पुरातात्विक स्थलों के समान प्राचीन सभ्यताओं द्वारा संशोधित या निर्मित किया गया होगा। योनागुनी स्मारक के आसपास के विवाद ने विभिन्न सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ का प्रस्ताव है कि यह एक डूबा हुआ शहर या खोई हुई सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। हालांकि मुख्यधारा का वैज्ञानिक समुदाय प्राकृतिक निर्माण परिकल्पना का समर्थन करता है। योनागुनी स्मारक गोताखोरों, पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं के लिए रुचि और अन्वेषण का विषय बना हुआ है, और यह पानी के नीचे की दुनिया के रहस्यों के बारे में चर्चा को बढ़ावा देता रहता है। नंबर 10, स्टोनहेंज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक। स्टोनहेंज का निर्माण लगभग 5000 साल पहले शुरू हुआ था। इंग्लैंड के कांस्य युग में प्रवेश करने से भी पहले सदियों से अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। अधिकांश शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि यह एक दफन स्थल के रूप में कार्य करता था, और अब यह झांत है कि विशाल पत्थर कहां से आए थे। फिर भी स्टोनहेंज के अन्य रहस्य पूरी तरह से अस्पष्ट बने हुए हैं, जिनमें इसका संभावित धार्मिक, औपचारिक, खगोलीय और चिकित्सीय महत्व शामिल है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा में शामिल होने का समय निकाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले सफलतापूर्वक रहस्यमय यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।